कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। सो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, जस्ट आपको एक रिमाइंड करने के लिए, जस्ट फॉर योर रिमाइंडर कि आपको ये आइडिया होता है कि ये किस तरह की होती हैं। ये डायग्राम आपके सामने है, अब इसको आप देख सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आई सेड यू हैव स्टडीड दिस वन, कि कंक्रीट की जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह होती है, फिर स्टील की क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अब इसमें कंक्रीट का आप देख सकते हैं अब ये बिहेवियर सारा यहाँ पे, अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये है कि यहाँ से ये सारा बिहेवियर लीनियर जा रहा है, ऑलमोस्ट 0.4 टाइम्स ऑफ एफसी प्राइम। एफसी प्राइम जो है वो उसकी मैक्सिमम वो होती है, लेकिन 85% ऑफ एफसी प्राइम पे इट इज अज्यूम टू बी क्रश्ड। कंक्रीट जो है वो क्रश हो चुकी होती है 85% पे। यार मैं इंग्लिश में ना कॉन्टिन्यूसली बोलता नहीं यार नहीं, अगर आउटसाइडर भी लेक्चर व्यू कर सकते हैं सर। ओके नेवर माइंड, ओके कैन गो फॉर मिक्स। अब इसमें ये है, अब 85% पे वो नॉर्मली कंक्रीट फेल हो चुका होता है। अब इसको फर्दर जब जैसे हम यूज़ करते जाएंगे मैं आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, अभी जस्ट इसका रिव्यू कर रहा हूँ। इस तरह ये कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। एक इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होता है, यही ये बिल्कुल सेम जो कर्व है, इसके जो इनिशियल साइड पे जो मॉडुलस होता है, इसके ऊपर जो टेंजेंट लेते हैं और उसका जो स्लोप होता है दैट इज कॉल्ड इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। अब जब ये कर्व यहाँ पे मीन्स ये ग्राफ कर्व की शेप ले रहा होता है, इसको भी टेंजेंट मॉडुलस, इस पे जो टेंजेंट ड्रा करते हैं फिर उसका जो स्लोप है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट मॉडुलस। और जो FC 0.4 टाइम्स ऑफ FC प्राइम है, जहाँ से कंक्रीट का बिहेवियर लीनियर टू चेंज होता है, मीन लीनियर लिमिट या इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाता है, उस तक का जो उसको अगर हम ओरिजिन से मिलाएं और द स्लोप ऑफ दैट कर्व विल गिव यू द सीकेंट मॉडुलस। अब इसमें नॉर्मली आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड करने का ये एक फार्मूला है, और आप इसके बाद नॉर्मली जो नॉर्मल वेट कंक्रीट है, अब नॉर्मल वेट कंक्रीट का ये वेट है, स्पेसिफिक वेट जो है उसका जो है नॉर्मल वेट कंक्रीट की डेंसिटी जो है वो ये है। अब द मैन हु वाज सिटिंग हियर मीन, अगर आई वुड गिव यू दैट द नॉर्मल वेट कंक्रीट, the normal weight concrete, I would mention it's a normal weight concrete, so you have to find out the modulus of elasticity of concrete. You have to use this formula. I would not give you the specific weight or density of the concrete. I would just mention the word normal weight concrete. In upper paper concept, जिस तरह बात कर रहे थे, मैं उसमें ये नहीं होगा कि अब मैं ये कहूँगा कंक्रीट है जिसका स्पेसिफिक वेट इतना है या ड्राइव जिसकी डेंसिटी इतनी है। आई वुड यूज द वर्ड नॉर्मल वेट कंक्रीट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि नॉर्मल वेट कंक्रीट का ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला ये होगा AC, ये वाला फार्मूला जो लास्ट पे है, ये फार्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला आप यूज करेंगे नॉर्मल वेट कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है जी। अब स्टील रीइंफोर्समेंट नॉर्मली प्लेन रीइंफोर्समेंट होती है और डीफॉर्म्ड रीइंफोर्समेंट होती है। जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं दिस दैट इज डीफॉर्म्ड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है रीइंफोर्समेंट की? नॉर्मली मींस कि डीफॉर्म्ड रीइंफोर्समेंट की इंपॉर्टेंस ये है दैट मेक्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद कंक्रीट। ऑन द अदर हैंड प्लेन रीइंफोर्समेंट डोंट हैव वेरी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। प्लेन रीइंफोर्समेंट बिकॉज उसका कोई बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होती। जो है डीफॉर्म स्टील बार जो हम नॉर्मली इस देश में यूज़ करते हैं, ये इसकी शेप है नॉर्मली इस तरह की। अब जो ये डीफॉर्म रीइंफोर्समेंट्स होती हैं, इनके बॉन्डिंग जो है कंक्रीट के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू प्लेन सीमेंट। सो प्लेन रीइंफोर्समेंट। सो इनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, कैरेक्टराइजेशन जो करते हैं हम स्टील की स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में, हमें इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस पता होना चाहिए, फिर उसके बाद इसका क्या नाम है वो यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ये दोनों चीज़ें हैं जी। डीफॉर्म से क्या होगा? डीफॉर्म में ये चीज़ आपको नजर आ रही है, इसकी रिब्स नजर आ रही है। यू सी दिस रिब्स मीन प्लेन इज समथिंग वेरी सिंपल, प्लेन लाइक दिस पेंसिल। प्लेन इज वेरी सिंपल लाइक दिस पेंसिल, and deformed it has some irregularities, some special pattern, some grooves, some special pattern on the bar that makes stronger bonding with concrete. You take two things. One is that this pencil is specifically very plain from this area, but here it has something upper here, means you consider it some kind of groove. So plain is very plain purely, or you can say your resistance or friction is very less. On the other hand, when you have some deformed steel that have specific pattern,
There are multiple patterns in this diagram. You can see there are multiple patterns. This pattern is different. This pattern is different. This means all these patterns are different to each other, more or less. These two are same. So this pattern helps to develop stronger bonding with concrete. Clear? So this is a stress strain diagram, steel reinforcement. So you see point here. This is very important to understand the yielding point. So in the very beginning, stress strain go on linear behavior. This is shows that until now here, this is the yielding point. So the stress here is the called yield stress here. It is yield stress. So before the yield stress reach, it is in elastic range. It's linear behavior. CHN वाला टीचर की सख्ती आती है। सर अटेंडेंस है टीचर की अटेंडेंस क्या? एक मिनट। आपकी क्या है? नहीं सर हम बोले डेट क्या 20? यस। टीचर की क्लास नहीं लगती। Okay, please. So this is a point yielding here. अब इस point से पहले before the yielding start, steel is in elastic range. Its stress strain behavior is very linear. So very important factor in steel description is yield stress. Then the next point it comes to be its ultimate strength. And you see this FU, this point here, that gives you the ultimate strength value. अब क्या होता है, yielding start हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, a bit linear behavior, ये diagram शो, फिर उसके बाद उसमें बिल्कुल क्रैक नहीं आता, like कंक्रीट जो है इसकी फेलियर इज नॉट लाइक क्रशिंग। अब इसकी फेलियर के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। अब उसको एक को कहते हैं नेक टाइप समथिंग, कि मींस कि उसको जब ब्रेक करते हैं नेकिंग, जब ब्रेक होती है तो वो ऐसे सेपरेट हो जाती है। तो सेम वे में इसी का कंक्रीट बिहेवियर होता है। जब वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये फेल हो जाता है स्टील, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज पॉइंट दिस वन वैल्यू as normally represented by FU. Here are some typical values of different grades referred by this steel company here. So and Zahid Saab also. Sir, how will you define yield point? Sorry? How you will define yield point, sir? Okay. You see, universal testing machine we have in practical in testing machine. If you see, if we conduct a test over there, this will give you the same pattern of curve. This would give you the same pattern of curve. अब जैसे ही जिस पॉइंट से वो स्ट्रेट आ जाएगा, स्ट्रेन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मींस स्ट्रेस इज कांस्टेंट बट स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग। स्ट्रेस इज कांस्टेंट बट स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग। दैट पॉइंट गिव्स यू द यील्डिंग स्टार्ट, मींस यील्डिंग स्टार्ट हियर। ग्रेड डिफरेंट ग्रेड्स, इसको कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में। अब ये टू डिफरेंट स्टैंडर्ड, ये हार्ड रोल्ड के लिए है ग्रेड 420, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूसरा कोल्ड स्टील के लिए ग्रेड 50, 60, 70 जो है। क्वेश्चन किया गया था तो किसी ने 250 आंसर दिया था, दैट्स रॉन्ग आंसर। मैंने पहले दिन ये डिस्कस किया था, ये नहीं होता। इसे ग्रेड सम लिमिटेड ग्रेड्स हैं। अब जो है ये लेस्को स्टील है, लेस्को स्टील के पास ये 4 ग्रेड थे। ये 4 मैंने ये लिखे हैं 50, 60, 70, 80। ये लेस्को स्टील है, कंपनी है। अब इनके पास ये 4 ग्रेड हैं। नेक्स्ट इज डिजाइन प्रिंसिपल। नो, व्हाट इज एक्चुअली डिजाइन? अब स्ट्रक्चरल डिजाइन कहता है कि वी हैव टू डेवलप और इवॉल्व एन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। वी हैव टू इवॉल्व एन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर टू बी एबल टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शंस विद ड्यू सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी।
मीन्स कि एक हमें इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर डेवलप करना है. अब दैट हैव टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शंस. इंटेंडेड functions mean if we are designing something for very specific thing, it should perform all these functions on two conditions: with safety and serviceability. Got my point? Yes, sir. Means we have to structure design is engineering design is to develop a concrete to evolve its economical structure to perform its intended function. Intended functions mean for which specific function we are describing, with safety and serviceability. Let's say this classroom we designed for just as a classroom. Its function is to keep you very secure in this building. It's to perform its all function with serviceability and safety. If tomorrow Buteps decide to put some very heavy machinery like UTM and some other vibrational machineries that have very large vibrational effects, if we use that machinery here, that can damage. The reason is this structure was not designed for that specific function. Means कि यहाँ पे अब हैवी मशीनरी को यूज करना इट्स नॉट अंडर इंटेंडेड फंक्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर. यू गॉट माय पॉइंट? मींस कि इसके फंक्शन में नहीं शामिल ये कि ये आपके 70 स्टूडेंट से ज्यादा 70 स्टूडेंट प्लस इस फर्नीचर से ज्यादा लोड बेयर कर सके या वाइब्रेशनल इफेक्ट्स ले सके. सो ये उसका फंक्शन ही. अगर ये फेल हो जाता है इट्स ऑन योर स्टैंड, नॉट ऑन द कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर साइड. हाँ, अगर ये डिजाइन ही इसीलिए किया गया कि इसमें वाइब्रेशन हमने यूज करनी है, दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिक मशीनरी हमने यूज करनी है, इसमें वाटर टैंक नीचे बना हुआ है उसके ऊपर हमने ये चीज यूज करनी है. अगर देन ये फेल हो जाता है देन इट्स ऑन कंसल्टेंट साइड ही डिडंट डिजाइन इट वेरी वेल, कि उसने इसकी सर्विसेबिलिटी या सेफ्टी जो है उसको इन पर्सपेक्टिव को जहन में रख के प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं किया, जो कि ये प्रॉपर्ली फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा. सो अगर ये डिजाइन ही सिर्फ इसलिए हुआ है and even then if you use some non-expected thing या जिसके लिए डिजाइन नहीं हुआ then it's not on the consultant side. So normally working stress design method जो होता था, फिर उसके बाद है एक ultimate stress design method. अब working stress design में अब दोनों के नेम से थोड़ा सा बड़ा एक रिलेशन डेवलप हो रहा है. One is working stress. One thing is working stress, second is ultimate load. अब एक डिजाइन अप्रोच ये है कि जो जितनी स्ट्रेस उस पे आनी है उसको सिर्फ कंसीडर करती है. एक चीज अप्रोच ये है कि जितनी स्ट्रेस उसके ऊपर आ रही है ये सिर्फ उसको कंसीडर कर रही है. दूसरी अप्रोच ये है कि वो जितनी मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जिसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको यूज कर रही है. I would go back for you here कि आप ये डायग्राम अगर देखें, अब वर्किंग स्ट्रेस जो है वो इसके इस यील्ड तक रहेगा, इसको इलास्टिक बिहेवियर कंसीडर करता है. अब वर्किंग स्ट्रेस जो है वो सिर्फ इस रेंज में रहता है. जबकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड जो है वो उसकी ये वाली वैल्यू यूज करता है. देयर इज अ डिफरेंस. एक है जो है लेट्स से आप किसी कंपनी में काम करते हैं, यू हैव वेरी गुड एनर्जी, यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटीज फॉर 12 आवर्स अ डे. बट द मैनेजर व्हाट टू डू, ही जस्ट put you use you for just 8 or 10 hours. Means he is wasting 4 hours your energetic activities. Means कि आप वो 4 hours के लिए यूज नहीं कर रहा, आपकी कैपेसिटी को जाया कर रहा है. The same way is here. Working stress is just using the material to this level. Ultimate is going to this level. अब ultimate strength जो है, ultimate stress डिजाइन वाली है, उसकी ultimate वैल्यू को यूज कर रहा है. वो जो दरमियान में जो वैल्यू गैप है वो इसको भी यूटिलाइज कर रहा है. अब इनमें डिफरेंस क्या है कि अब जो वर्किंग स्ट्रेस है ये एक लीनियर इलास्टिक बिहेवियर जो मैंने आपको शो कराया डायग्राम में यील्ड पॉइंट तक, वो उस बिहेवियर तक रहता है. जबकि इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है जो यूज किए जाते हैं, सेल्फ जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है दैट डिक्रीजेज, वो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें यूज किया जाता है वो जो कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस होती हैं उनको रिड्यूस कर देता है मच लेस देन द यील्ड स्ट्रेसेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेसेस जो भी होती हैं उनसे बहुत रिड्यूस कर देता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी. अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है ये थोड़ा सा आगे पढ़ लें कि
इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू द परमिसिबल स्ट्रेस। मीन कि एक मटेरियल की कुछ स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड या परमिसिबल जितनी अलाउ कर सकते हैं हम, वो स्ट्रेस है। उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये चीज़ जो है वो मटेरियल की है, ये करेक्टरिस्टिक जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे है। अब वर्किंग स्ट्रेस क्या करता है, इट यूज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन मटेरियल साइड। लोड्स को कंसीडर नहीं करता कि लोड्स क्या आ गए, लोड्स को कंसीडर नहीं कर रहा कि लोड्स क्या आ गए। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस में हो रहा है, अब कंक्रीट या जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, कंक्रीट और स्टील ही होगा डेफिनेटली। अब उन दोनों की एक इलास्टिक बिहेवियर की रेंज में यूज करता है उसको, और फर्दर जब इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देते हैं तो ये उनकी जो स्ट्रेसेस होती हैं फर्दर रिड्यूस कर देता है। जो उनकी यील्ड स्ट्रेसेस एक्चुअली यील्ड स्ट्रेस थी कंक्रीट की, जब उसके साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और नीचे कर देता है उसकी वैल्यू को। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इस पर हमने डिजाइन करना है। अब अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसके अपोजिट है। अब अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या करता है, वो मटेरियल्स के फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं यूज करता, दैट यूज द लोड फैक्टर्स। वो लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता है, मटेरियल की फुल कैपेसिटी यूज करता है अल्टीमेट पॉइंट तक, गॉट माय पॉइंट। और जो लोडिंग आ रही है उन लोडिंग के लिए फैक्टर्स यूज करता है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो लोड्स पे अप्लाई करता है। अब जो है वर्किंग स्ट्रेस को सुपरसीड कर गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, अल्टीमेट लोड डिजाइन, इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कहते हैं, लोड फैक्टर मेथड भी कहते हैं। अब ये प्री कोलैप्स सेलेक्ट, अब बिल्कुल कोलैप्स जो है, अब क्रशिंग जो हो रही है, लेट्स से कंक्रीट है वो 0.85 एफसी प्राइम पे हो रही है क्रशिंग। अब उसके बिल्कुल पीछे नॉर्मली 0.6 की रेंज तक जाता है, 0.6 एफसी प्राइम की रेंज तक जो है वो उसको यूज करता है। अब 0.85 पे वो बिल्कुल फेल हो रहा है, स्ट्रक्चर क्रश हो रहा है, मीन्स कि उसको बिल्कुल करीब तक जाके वो उसकी कैपेसिटी को यूज करता है। जिस तरह मैं पहले एग्जांपल दी थी, आप 12 आवर 12 आवर्स यू कैन गो फॉर वेरी वेल, एंड इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड कैन यूज यू फॉर 11 आवर्स अ डे, दैट्स ओके, इट्स नॉट वेरी बिग लॉस, मीन ही इज यूजिंग मोर ऑफ यू, आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है आपकी एनर्जीज को। अब सेम ये पे, अब इसमें नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स यूज की जाती है, उसमें सिर्फ लीनियर पार्ट यूज किया जाता था, इसमें जो नॉन लीनियर पार्ट है वो भी यूज किया जाता है, उसको भी अकोमोडेट करता है, मीन कि उसकी ज्यादा स्ट्रेस यूज करता है, ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करता है। सो लोड फैक्टर इज क्या है, दैट इज अल्टीमेट लोड कैपेसिटी और वर्किंग लोड। अब जो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी या जो वर्किंग लोड है, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी वर्किंग लोड, सेपरेट लोड फैक्टर फॉर ईच लोड टाइप्स। अब लोड टाइप्स हैं डिफरेंट की, डिफरेंट लोडिंग टाइप्स हैं, मैंने वो भी आपको पढ़ाए नहीं है, वो भी जब वो क्या नाम है बीम को डिजाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि उसमें लोडिंग फैक्टर बताऊंगा कि लोड कौन कौन से होते हैं। डेड लोड, लाइव लोड, क्विक लोड, अर्थक्वेक लोड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लोड, विंड लोड, स्नो लोड। अब इसमें कैटेगरीज होती हैं, कौन सा लोड डेड लोड की कैटेगरीज में आता है। थक गए, जाओ रेस्ट कर लो, जाकर सीधे होकर बैठो, वैसे बैठो जैसे कोई मिनिस्टर नहीं बैठा था मीटिंग में ऐसे। ओके, अब वो लोड फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में कि वो कौन सी कैटेगरी देंगे। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोड किस किस कैटेगरी में, अगर गद्दा मरा हुआ पड़ा तो वो किस कैटेगरी में आएगा। वेट प्लीज, क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन। स्ट्रक्चर डिजाइन में लोग टाइम फैक्टर नहीं मेंशन करेंगे सर कि इतने टाइम तक ये स्ट्रक्चर फंक्शन करेगा सर। ऑफ कोर्स इंटर सर्विसिबिलिटी कंडीशन आएगा कि वो कितनी देर तक इफेक्टिव रहेगा स्ट्रक्चर। अब 10 साल तक है, 15 साल तक है, 20 साल तक है, हमारी हाईवेज में 30 ईयर्स तक होती हैं, सो देयर इज अ लिमिट, टाइम है, वो तो है। वो मेरे तो पहले मैंने डिस्क्राइब किया था, अभी शायद मैंने नहीं डिस्क्राइब किया उसको, हाँ अभी नहीं किया जब मैंने डिज़ाइन लोड का जो है वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बताया। बट व्हेन आई से विद सेफ्टी इंटेंडेड फंक्शंस विद सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, सो इट्स कम अंडर सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी सही टाइम डिपेंडेंट होती हैं, श्रिंकेज, क्रैकिंग, ऑल दीज थिंग्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट होती हैं, तो टाइम का टाइम उसी में एडजस्ट होता है। सर तो ताजमहल की सर्विसिबिलिटी किस तरह बनाई गई है? सॉरी, ताजमहल की सर जी जी, वो किस तरह बनाया गया है, इतने ऐसे सर्विस करता है? अब सर उसकी जो मटेरियल जो यूज़ किया गया है, अब उसमें भी थोड़ा सा डैमेजेस स्टार्ट हो गए। अब वो मटेरियल्स का एक्शन में उसमें जो है वो एक्सपोजर कंडीशंस जो है, अब उसकी जो एक्सपोजर कंडीशंस है दैट यू नो इज़ वेरी फेवरेबल टू द मटेरियल। जो मटेरियल यूज़ किया गया है ना उसका एक्सपोजर कंडीशन जो उसके फेवरेबल है। अब यहाँ पे हमारे कुछ बड़ी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी
जो एग्जिस्ट कर रही हैं बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर इंटेंडेड फंक्शंस। अब ताजमहल इज जस्ट फॉर विजिटर्स, इट्स जस्ट फॉर विजिटिंग प्लेस, तो उसमें कोई लोडिंग बड़ी वो नहीं आ रही, जो उसका स्ट्रक्चर तो अपना लोड है, ऑफ कोर्स दैट इज। सो अब इसके बाद लोड फैक्टर्स हैं, हर लोड टाइप के लिए सेपरेट लोड फैक्टर्स होते हैं, 1.2, 1.4, 1.6 फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें इसको सुपरसीड किया लिमिट स्टेट डिजाइन। आई वाज थिंकिंग टू स्टार्ट लिमिट स्टेट डिजाइन बट दैट आई फाउंड वाज इन इंडियन स्टैंडर्ड्स, was not in ACA Indian standards. So PSC2 that you are going to study, that is also continuing ACI in ultimate strength. If I teach you this limit state, then it will create trouble for you in PSC2. So I think to stay on this one. because के बाकी यूनिवर्सिटीज भी जो है वो यही पढ़ रही हैं। अब इसमें फ्लेक्सुरल बिहेवियर ऑफ बीम अंडर सर्विस लोड। अब इसमें दो चीजें हैं, वही जो चीज मैं कहूँगा कि इलास्टिक रेंज क्या है। इफ स्ट्रेस इन स्टील बार इज लेस देन द यील्ड स्ट्रेंथ, स्टील इज इन इलास्टिक रेंज। मैंने एक्सप्लेन किया पहले क्लास में पॉइंट कि वही पीछे वाला के नाम है, वो जो सी कर्व है, यू रिमेंबर। अब वो यील्ड स्ट्रेस से, अगर जो स्ट्रेस इसमें डेवलप हुई है स्टील में, अगर वो यील्ड स्ट्रेंथ से, उसकी यील्ड स्ट्रेस से लो है, इट मींस द मटेरियल इज इन इलास्टिक रेंज। एंड ऑन द अदर साइड कि जो उसकी कंक्रीट की इलास्टिक रेंज कहाँ तक दी जाती है, दैट इज 0.6 टाइम्स ऑफ एफसी प्राइम। If stress in concrete is less than 0.6 times FC prime, concrete is assumed to be in elastic range. It's assumed to be. It's not in purely elastic. You see, after 4.4, 40% of FC prime, it start a bit conversion. इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है, but it is assumed कि 60% तक of FC prime तक जो है, it shows elastic behavior. So ये दो चीजें you have to keep it in mind कि elastic behavior कहाँ तक है. Sorry? अब यील्ड स्ट्रेस जो है हमारे पास नॉर्मली कंक्रीट का इस तरह का बिहेवियर होता है। अब लेट्स से यहां तक एक बिल्कुल लीनियर बिहेवियर अज्यूम करें, लेट्स से यहां तक 4.4 एफसी प्राइम है। अब यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू ये है एफसी प्राइम। अब इस यहां पे जो क्रशिंग होती है ये है 0.85 एफसी प्राइम। अब इन दोनों के पॉइंट, अब 0.85 एफसी प्राइम तो क्रशिंग हो जाती है, अब 0.85 को यूटिलाइज नहीं करेंगे। सो अब लीनियर एसिड बेसिस यहां पे भी है, बट द मटेरियल द सिस्टम से कि इट इज अज्यूम कि 0.6 तक भी जो है इसका बिहेवियर जो है वो लीनियर इलास्टिक रहता है। F 60% बनते हैं, अब मींस कि 0.6 तक भी इट शोज एन लीनियर बिहेवियर एंड इसको इलास्टिक रेंज में ही रहता है। अब कुछ इस फ्लैक्चर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए अब हमारे पास कुछ एजम्पशन है। अब कहता है कि प्लेन सेक्शन ऑफ द बीम रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। अब हमारे पास ये बीम सेक्शन है, अब एक चीज अजम्पशन है, इट्स एन अजम्पशन, डोंट मेक इट एज अ रियल थिंग, इट्स एन अजम्पशन कि जो बीम जब बेंडिंग होती है, जो इसका लीनियर पार्ट था पहले ही, लेट्स से ये वाला पार्ट लीनियर है, अब आफ्टर बेंडिंग भी ये लीनियर ही रहेगा, प्लेन रहेगा। पहले भी अगर ये प्लेन है, इसमें कोई कर्व्स नहीं है, इस तरह हमारे बीम्स बड़े कर्व बीम भी होते हैं सर्कुलर, अब उनमें से भी जो पार्ट पहले प्लेन था दैट विल रिमेन द प्लेन। इट्स एन अजम्पशन, मेक इट श्योर। द मटेरियल ऑफ बीम इज होमोजेनियस एंड ओबेज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी है, ये वही ऊपर वाली चीज के वो इलास्टिक रेंज में रहता है। अब स्ट्रेस स्ट्रेस प्रोपोर्शनैलिटी शो कर रहा है कि वो हुक्स लॉ को यहां तक ओबे कर रहा है। अब कंक्रीट का ये अज्यूम किया जाता है कि दैट ओबेज द हुक्स लॉ इन। नेक्स्ट इज परफेक्ट बॉन्ड। अ परफेक्ट बॉन्ड, परफेक्ट बॉन्ड से मुराद ये यहां पे स्लिपेज नहीं होती कंक्रीट और स्टील के दरमियान। अगर प्लेन स्टील यूज करें देयर पॉसिबल स्लिपेज, बट in this case is assumed कि एक there is a perfect bond between, sorry यार ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा, deformed है। अब इसमें assume किया जाता है कि there is a perfect bonding between concrete and steel।
And so whatever strain is produced in concrete, whatever strain is produced in concrete is produced in steel. Remind this point, क्योंकि अभी आगे आगे जाके चीज डिस्कस करना है कि कंक्रीट वो जो है परफेक्ट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उनके दरमियान. अब जो स्ट्रेन नॉट स्ट्रेस, जो स्ट्रेन कंक्रीट में प्रोड्यूस होगा सेम वुड बी प्रोड्यूस इन स्टील. Clear? Yes, sir. That's an assumption further. Next assumption is, are the applied loads up to failure are in equilibrium with the internal forces developed in the material. अब इसमें compression forces, tension forces develop होती है. अब different phases होते हैं इसके. Okay, I will take शायद यहाँ पे ड्रा करूँगा तो वहाँ पे क्लियर कैच भी रहेगा आपके लिए. अब इसमें ये है तो ये कह रहा है कि अब जो इंटरनल फोर्सेस और जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेस और इंटरनल डेवलप्ड फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर. वो एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में. अब सेम वे में अब इसके अंदर कंप्रेशन फोर्सेस भी डेवलप होती हैं और टेंशन फोर्सेस भी डेवलप होती हैं. बीम के अंदर कंप्रेशन फोर्सेस भी डेवलप होती हैं और टेंशन फोर्सेस भी डेवलप होती हैं. अब वो जो टेंशन फोर्स उनके दरमियान में भी कपल बनता है. आई टेल यू फर्दर. At the strain of 0.003 concrete is crushed. मीन के मैक्सिमम जो कंक्रीट की स्ट्रेन आएगी दैट वुड बी 0.003. अब इसके बाद वो क्रश हो चुकी होगी. When cracks appear on the tension face of the beam, its capacity to resist tension is considered zero. कंक्रीट बीम ये मैं फर्दर सारी एग्जाम्पशन जो मैं फर्दर आपको डिस्कस आगे करता हूँ, लेकिन पहले जस्ट ओरल ब्रीफिंग कि जब क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं बीम के टेंशन जोन में, टेंशन सेक्शन पे, इट इज एज्यूम्ड कि कंक्रीट जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही. इट्स नॉट टेकिंग फर्दर टेंशन लोड्स. क्लियर? जी सर. अब यहाँ पे ये डायग्राम में देखें, ये 3 केसेस हैं हमारे पास. अब यह है केस 1. अब इसमें क्या है, स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक रेंज. अब इलास्टिक रेंज की लिमिट क्या है? इलास्टिक रेंज से क्या मुराद है कि इस कंक्रीट जो है वो है 0.6 टाइम. माउस तो जरा जल्दी करना सर पेन से. नो प्रॉब्लम पेन नहीं यूज होता इसके ऊपर. वो एक स्पेशल पैड होता है लेकिन वो पता नहीं यहाँ से मुझे कंपैटिबल मिलेगा नहीं. वो मिलेगा तो महंगा मिलेगा, मैं क्यों खरीदूं. ओके हाँ, कंक्रीट का इलास्टिक रेंजेस. अब इलास्टिक रेंजेस इसी के पॉइंट, एक तो वो यील्ड स्ट्रेस जो स्टील के अंदर, स्टील इलास्टिक रेंज में कब रहेगा जब उसका स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस से कम होगा. गट. कंक्रीट कब होगा जब उसका स्ट्रेस 0.6 टाइम्स ऑफ एफ प्राइम से लेस होगा. सो बोथ आर इन इलास्टिक रेंज. अब केस 1 ये कह रहा है. अब ये हमारा केस 1 है. अब इसमें ये न्यूट्रल एक्सिस है. अब जहां पर रीइंफोर्समेंट है नीचे वाले पोर्शन में उसको टेंशन जोन कहें आप. ठीक है, ये टेंशन जोन और ये वाला कंप्रेशन जोन आपका. अब कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन, अब दोनों क्या है, ये मटेरियल जो है इलास्टिक रेंज में है. अब एक असम्पशन आपने पढ़ी थी कि व्हाट एवर स्ट्रेन प्रोड्यूस इन कंक्रीट इज सेम एज इन स्टील. यू सी हियर. अब ये स्ट्रेन जो है एप्सिलॉन एस, ये है स्ट्रेन इन स्टील और ये एप्सिलॉन सी जो है वो स्ट्रेन इन कंक्रीट है. अब ये दोनों जो है वो लीनियर बिहेवियर शो कर रही हैं स्ट्रेन्स. क्लियर हो गई? अब इसमें जो ये है ये स्टील है, स्टील रीइंफोर्समेंट यहाँ से आ रही है. ठीक है. अब ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. अब स्ट्रेस डायग्राम में क्या है, अब दोनों स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है ऑफ कोर्स. अब इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. जिसकी एक कंप्रेशन है एक टेंशन है. सो एक गोइंग टू सेंटर ऑफ द बॉडी. मैं थोड़ी एग्जांपल इस तरह दी थी कि अगर आपके पास ये बीम सेक्शन है आपका, अब इसकी ये सेंटर लाइन ले लें. जब ये बेंड होता है तो इसमें जो फोर्सेस डेवलप होती हैं टेंशन या अब जब बेंड होता है तो इसमें क्या होता है, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं यहां पे दे मूव इन दिस वे.
इससे दूर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जो इधर ऊपर वाले पार्टिकल है दे मूव टू वर्ड सेंटर। सही सर। अब जो ऊपर वाला फेज होगा वो कंप्रेशन में होगा, नीचे वाला टेंशन में होता है। क्लियर? ओके सर। वहां पर डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं। सर क्लियर हो? क्लियर। ओके, अब यही चीज है, इसी वजह से ये ऊपर वाला फेज जो है वो कंप्रेशन फेज है, ये नीचे वाला टेंशन पार्ट है। क्लियर? अब ये स्ट्रेस डायग्राम एफ सी कंक्रीट की स्ट्रेस, एफ एस जो है वो स्टील की। ये ठीक हो गया बात? अब सर हम लोग रीइंफोर्समेंट सर नीचे क्यों देते हैं सर, ऊपर नहीं देते? ऊपर वाले भी केस होते हैं, परेशान नहीं हो, वो भी पढ़ाएंगे। कोशिश करो ना केस ऊपर वाले दूं पेपर में, फिर पता चलेगा। सर ये कौन सा केस है सर? वो आते हैं इन्वर्टेड बीम्स होते हैं। स्टील नहीं देते सर। सॉरी, टेंशन जोन में स्टील देते हैं सर या नहीं देते सर? वहां पे कंप्रेशन दे देते सर। टेंशन जोन जो है स्टील सिर्फ प्रोवाइड ही इसीलिए की जाती है कि वहां पे जो कुछ स्ट्रेसेस हैं, अब मैं थोड़ा सा बता दूं स्टील प्रोवाइड क्यों होती है। एक मिनिमम रीइंफोर्समेंट स्टील की होती है, एक मिनिमम रीइंफोर्समेंट जरूर होती है, मिनिमम कंपल्सरी होता है हर स्ट्रक्चर में। अब वो क्यों होता है? कंक्रीट जब फेल होता है, कंक्रीट का फेलियर बिहेवियर है क्रशिंग में, वो सडनली फेल हो जाता है, जबकि स्टील जो है टेक्स अ बिट टाइम, बेंड होता है फिर फेल करता है। अब जो मिनिमम अमाउंट स्टील की हम प्रोवाइड करते हैं, अगर कंक्रीट में क्रैक्स आ जाए, कंक्रीट फेल होना शुरू हो जाए, तो वो स्ट्रक्चर में ही गिरे, थोड़ा सा पार्ट भी उसका गिर जाता है, छोटी छोटी चीजें, बट वो स्टील चूंकि मौजूद रहता है। अब स्टील जो है उसका टेंशन बिहेवियर ले रहा होता है। स्टील होती ही सिर्फ टेंशन फोर्सेस के लिए, कंक्रीट जो है टेंशन स्ट्रेंथ में वीक है। कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन। स्टील इज स्ट्रांग इन टेंशन, वीक इन कंप्रेशन। अब टेंशन जोन में स्टील नहीं प्रोवाइड करता, एक्चुअली स्टील प्रोवाइड करते हैं ना जहां पे नॉट टेंशन जोन, सॉरी। अब जो बीम का जिस तरह मैंने ये डायग्राम को ड्रा किया, नीचे वाला जोन होता है टेंशन में आ जाता है। अब इस रीजन में स्टील प्रोवाइड करते हैं। अब उन्होंने कहा था ऊपर क्यों नहीं करते, वो आपका दोनों का क्वेश्चन रेलेवेंट है। उसका आंसर इस तरह से होगा दोनों का कि चूंकि टेंशन हमारी नीचे है, अब स्टील हमारा टेंशन में कम स्ट्रांग है ना, ठीक, इट कैन टेक टेंशन। सो जिस रीजन में टेंशन होगी हम वहां पर स्टील प्रोवाइड करेंगे, जिस रीजन में कंप्रेशन होगी वहां पर नहीं करेंगे। सर तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं सर, तो टेंशन किस बीम में होती है सर ज्यादा? हर उस बीम में जिस पे लोडिंग अप्लाई हो रही है उसके, जो जिस तरह ये बताया, ये बीम आपके पास सेक्शन ड्रा, बीम जो होता है ना सर, उसमें तो टेंशन में हम लोग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते ना, ऊपर मैंने आपको ये बताया था कुछ इन्वर्टेड बीम होते हैं, फिर तक पढ़ेंगे आगे। यू जस्ट रिमेंबर फ्यू मिनट्स बैक कि कुछ इन्वर्टेड बीम्स होते हैं, अब उसमें ऊपर भी फाइंड करते हैं, नीचे भी लाइक प्रोवाइड करते हैं, उनको डबली रीइंफोर्स बीम कहते हैं। कुछ में सिंपल उनको इन्वर्ट कर देते हैं, सिर्फ एक फेज में ऊपर वाली फेज भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस। अब हाँ, जो आपका क्वेश्चन था, अब नीचे वाला जोन चूंकि टेंशन में है, सो वी प्रोवाइड स्टील हियर टू अकोमोडेट द टेंशन फोर्सेस वेल। अब ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन, अब इनकी रिजल्टेंट निकाल लिया, यू नो द रिजल्टेंट, इन सबका रिजल्ट, ये सी और टी जो है वो उनके रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स, रिजल्टेंट टेंशन फोर्स। अब ये दोनों कपल बना रही है, इनके दरमियान वो लीवर आर्म वगैरह जो है वो है। क्लियर ये डायग्राम? किसी को कंफ्यूजन इसमें? श्योर? ओके, लीवर आर्म। अब केस 2 में क्रैक्स अपीयर ऑन टेंशन साइड। अब ये हमारा केस 2 है। अब इसमें क्या है, क्रैक्स जो है वो टेंशन साइड पे अपीयर हो रहे हैं, यू सी दिस क्रैक्स। अब पीछे एक एजम्पशन है कि जब क्रैक्स अपीयर हो जाए तो हम वो उसको अज्यूम जीरो कर लेते हैं कि वो फंक्शन नहीं कर रहा। You remember the last point in assumption I checked you. The same thing is here. अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं, ये है टेंशन जोन। अब ये इस डायग्राम से याद रखिए कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन को। अब न्यूट्रल एक्सिस से नीचे न्यू टेंशन जोन में हमारे पास वो डेवलप हो चुके हैं क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं कंक्रीट में। अब वी अज्यूम द डिजाइन फिलॉसफी अज्यूम्स कि जो कंप्रेशन जोन में जब वो डेवलप हो जाए क्रैक्स, इट डज नॉट परफॉर्म दिस फंक्शंस। So don't consider that it's very functioning very well and you keep on providing more and more loads. Just consider it's not functioning. Yes. लेकिन जो सेकंड केस में आपने नीचे क्रैक्स पैदा हुआ, सर टेंशन की वजह से हुआ या मटेरियल की वजह से हुआ? मटेरियल से आपने कौन सा शुरू किया? क्रैक्स जो डेवलप होते हैं नॉर्मली तो उसका बेसिक फैक्टर तो लोडिंग होती है ना, लोडिंग वेरी कर गई, लोडिंग चेंज हो गई या अनएक्सपेक्टेड लोड आ गया कोई। फर्दर अगर आपकी कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, that causes it.
लेकिन मेजर काज हमारी वही होती है कि लोडिंग होती है, अभी यहाँ पे लोडिंग कंसीडर किया गया ऑफ कोर्स लोडिंग। सर क्रैक्स अगर प्रोड्यूस भी होंगे तो कितने दिनों में होंगे सर, रिपीट के करने की कितनी वक्त बाद? ये डिपेंड करता है कि आप कुछ क्रैक्स की टाइप्स होती हैं। अगर आप मुझे गिव मी सम फ्यू मिनट्स, आगे हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं क्रैक्स डिस्कस कर रहे हैं। सो अगेन स्ट्रेन बिहेवियर इज द सेम assumption, remember assumption कि जो उधर होगा वही इधर होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस डायग्राम में we neglect the tension zone, Because it is failed, yes. yes clear, can move, अब वो फेल हो चुके हैं यहाँ से, सो उसकी ये वो क्या नाम है रिजल्टेंट फोर्स भी इस तरह बन जाएगी। ठीक हो गया जी? सर निगलेक्ट क्यों करते हैं सर? अभी बता तो रहा हूँ, इसी पे चला। नेवर माइंड ओके। अभी पीछे हमने पिछली स्लाइड में एक assumption पढ़ी थी कि जब क्रैक्स अपीयर हो जाए तो उस जोन में we assume that zone is not functioning as designed for, कि वो अपना फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहा। अब हम ये नहीं रिस्क लेना चाहते कि अगर ये अच्छा यार पूरा फंक्शन ही थोड़ा सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वी डोंट टेक इट, वी निगलेक्ट इट, वी टेक इट एज जीरो कि यहाँ पे लोडिंग हो ही नहीं रही, ये रिसीव नहीं कर रहा। क्लियर जी? एनी क्वेश्चन? ओके। The third case is compression stress crosses elastic range. अब compression stress जो है वो elastic range क्रॉस कर रही है। अब compression जो है ये कंक्रीट जो है, कंक्रीट या compression लिखा हुआ है, compression stress। अब कंक्रीट में compression कंक्रीट हो गया ऑफ कोर्स। अब कंक्रीट में जो इलास्टिक रेंज कहाँ तक अज्यूम की हुई है हमने? 0.6 तक। अब फेल कहाँ पे हो रहा है? 0.85 पे। अब मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे हम कि मैक्सिमम यहाँ पे इसमें तो फेल हो जाएगा, मेंबर ही फेल हो जाएगा। अब ये अज्यूम हम कर रहे हैं कि जो कंप्रेशन की स्ट्रेस है, अब इसकी स्ट्रेन तो वैसे की वैसा अगेन वही रहेगा, ठीक है, स्ट्रेन वैसे वैसा। अब आ गए कंप्रेशन में, नीचे वाला एरिया हमने निगलेक्ट कर दिया हुआ बिकॉज ऑफ क्रैक्स। ये रीजन जो है इसमें कंप्रेशन को स्ट्रेस को हमने निगलेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ क्रैक्स। अब हमारे पास ये रीजन रह गया। अब इसमें जो इलास्टिक रेंज है वो 0.6 टाइम्स ऑफ एफसी प्राइम तक है। अब मैक्सिमम रेंज हम 0.85 तक जा रहे हैं। एंड यू सी हियर कि जब वो इलास्टिक रेंज चेंज कर चुका है तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 0.85 एफसी प्राइम। मैक्सिमम वैल्यू तक 0.85 एफसी प्राइम तक जा रहे हैं। सो इसकी यहाँ पे वो पहले था वो एक लीनियर बिहेवियर दे रहा था कंप्रेशन, क्योंकि वो विद इन इलास्टिक रेंज था, विद इन इलास्टिक रेंज लीनियर बिहेवियर था। अब इलास्टिक रेंज क्रॉस कर चुका है, इट्स नो मोर लीनियर है। सॉरी जी, जिसके बाद ब्रेक। अब इस नो मोर लीनियर, सो दैट्स व्हाई अब यहाँ पे हमने वो लीनियर डायग्राम ड्रा नहीं किया इसका। रिमूव इट। ओके, दिस इज रिजल्टेंट कंप्रेशन एंड टेंशन। इज दिस डायग्राम क्लियर? Yes. Any confusion, please? So I repeat. You see, it's parabolic. अब वो जो है इसी तरह के इसी तरह थे, ट्रायंगुलर थे। Clear? अब I repeat these three cases because तीन cases में दूसरी क्लास में काफी टाइम लगाया था, मींस कि वो didn't get point। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिस तरह आपको साथ एक्सप्लेन किया, उनका एक्सप्लेन नहीं किया था। Of course they didn't get point that. सर ये हम लोग 0.85 रेसिप्रोकल तक क्यों चले गए सर? हाँ, मैं बताऊँ। अब मैं रिपीट कर लूँ, पहला केस दूसरा केस। पहला केस बोथ आर इन इलास्टिक रेंज। अब एक चीज तो स्ट्रेन डायग्राम की कंफर्म है कि जितना स्टील में कंक्रीट में डेवलप होगा वही स्ट्रेन में आ जाएगा। अब आ गया स्ट्रेस डायग्राम। अब स्ट्रेस डायग्राम का पॉइंट ये है, अब दोनों हैं इलास्टिक रेंज में तो दैट वुड बी इलास्टिक। अब लीनियर इलास्टिक बिहेवियर उनका है। अब ये इलास्टिक बिहेवियर यहाँ पे अगर ये अगर लीनियर एक्सिस है तो दोनों यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, दोनों जोन में, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में दोनों इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं ट्रायंगुलर। केस 2 में हमारे पास क्या आता है कि जो टेंशन जोन है उसमें कंक्रीट अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही, उस केस में सिर्फ हमारा ऊपर वाला हिस्सा काम कर रहा है, तो उस केस में सिर्फ ये वाला जोन कंप्रेशन होता है, यहाँ पे सिर्फ जो टेंशन फोर्स होती है कि वही रहती है। अब यहाँ पे वो चीजें कर, लेकिन जो तीसरा केस हमारा आया है कि वो इलास्टिक रेंज क्रॉस कर गया। अब इलास्टिक रेंज क्रॉस करके यहाँ पे नहीं आ गया, यहाँ पे इलास्टिक रेंज
इस रेंज में ये दोनों इस शेप में आ गए। जब वो इलास्टिक रेंज क्लास करके समझ सकता है। सर तो आपने फिर वो C और T इसलिए शो किया है कि उसमें कंप्रेशन और टेंशन से कंप्रेशन मौजूद है। टेंशन We just ये जो ट्रायंगुलर ये है लीनियर बिहेवियर। ये स्ट्रेट डायग्राम में ट्रायंगुलर ये शो कर रही है, ये लीनियर बिहेवियर दे रहा है। लेकिन अब इलास्टिक रेंज क्रॉस हो चुकी है। अब ये जो पहले दो केसेस हैं वो इलास्टिक रेंज की लिमिट्स में है। केस 3 जो है इलास्टिक रेंज में नहीं है। इलास्टिक रेंज से मुराद ये है कि हम इस रीजन में आ चुके हुए हैं। ये 0.85 और ये 0.6। अब हम इस रीजन में, अब इस रीजन में इट्स नो मोर इलास्टिक बिहेवियर, जिसकी वजह से ये डायग्राम जो है ट्रायंगुलर नहीं बल्कि पैराबोला, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 0.85 तक ले गई है, क्योंकि 0.85 के बाद वो फेल हो जाएगा। सर आपने कहा था कि सर कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेन जो है वो दोनों सेम होने चाहिए। सर फिर तो किस तरह इस स्ट्रेस डायग्राम are these three and third case is this is stress diagram for case 3, this is for 2, this is for 1. Strain diagram तीनों के लिए सेम है। I didn't say कि strain diagram, I say these are stress diagrams. Clear? Yes. Okay. अब आपके पास रिजल्टेंट फोर्सेस आ गई। आप उसका जो रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, ये रेजिस्टिंग मोमेंट MR वर्ड यूज हो रहा है, रेजिस्टिंग मोमेंट। अब जो रेजिस्टिंग मोमेंट जो है ये वाला, अब आप इसको फाइंड कर सकते हैं। मोमेंट डेवलप करेंगे दोनों का जैसा होगा, ठीक है। अब सेम वे में फ्लेक्सिबल बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला होता है। अब नॉर्मली जो होता है कि वो कंक्रीट में बीम के टॉप सरफेस पर कितनी स्ट्रेसेस होगी, बॉटम में कितनी स्ट्रेसेस डेवलप होगी, उसको फाइंड करना है। अब यहाँ पे बीम नहीं नजर आ रहा। अब ये हमारे पास बीम है। अब हमने ये चेक करना है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो भी बेंडिंग स्ट्रेस को कितनी, फ्लेक्सिबल बेंडिंग स्ट्रेस और यहाँ पे कितनी, टॉप और बॉटम। ये एग्जांपल भी हम करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ता है My/I। y जो है नॉर्मली उसकी डेप्थ होती है, फिर I/Y जो है वो सेक्शन मॉडुलस S जो है वो रिप्रेजेंट किया होगा। सेक्शन मॉडुलस एक चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर उसके बाद सेंट्रॉइडल डिस्टेंस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, दैट यू आर सपोज्ड टू हैव स्टडीड इन योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मटेरियल्स बट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एटलीस्ट जो है ये स्टडी हो चुकी होनी चाहिए। मैं स्टडी कर चुकी हूँ, अब इतना मुझे आइडिया है। टू दिस लेवल यू हैव स्टडीड, आई थिंक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है ये। चलिए वो जिसमें भी उन्होंने सिलेबस सेट किया होगा वो डिफरेंट होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद शेयर स्ट्रेस का फार्मूला है। अब आपके पास ये एक एग्जांपल दी हुई है। अब ये एक बीम है, अब ये इतना क्रैक हो चुका हुआ है नीचे से, सिर्फ इतना जो है वो इसका अनक्रैक्ड है। अब इसके इसमें अगर शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, फर्स्ट इसके लिए जो कह रहा है कि शेयर स्ट्रेस का फार्मूला दे रहा है VQ/I गया। अब Q जो है वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, मोमेंट ऑफ एरिया। आल्सो स्टडी इन द सेम सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सारे बीम्स के मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शन मॉडुलस, ये क्या नाम है, सेंट्रॉइडल पॉइंट, सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है। यू हैव टू रिव्यू दोज थिंग्स अगर नहीं तो। अब यहाँ पे इसका जो वो है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो है शेडेड एरिया का, वो क्या है, वो सिंपली इसका Q जो है वो Q जो बराबर होगा ये B/D एरिया हो गया, डायरेक्ट एरिया हो गया। फिर इस एरिया का जो हाफ centroid of this area from the neutral axis, centroid of this area from the neutral axis। अब ये जो है वो आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बनता है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अब इसमें बड़ी चीजें आपको कैलकुलेट करने में, इसका भी आप न्यूट्रल एक्सिस सारी चीजें दे रहे, रेफरेंस पॉइंट एक अज्यूम करते हैं, सम टाइम टॉप ऑफ द बीम सेक्शन लेते हैं, सम टाइम बॉटम ऑफ द टिप सेक्शन लेते हैं, जिस तरह अपनी इजी हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या सेक्शन प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना। सो उसके अगेंस्ट उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। क्लियर जी? यस। अब ये थोड़ी सी डायग्राम है, इसमें कुछ नोटेशंस हैं। मसलन ये बीम वगैरह ये लें जूम। अब इसमें ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, जिसमें ऊपर भी बीम है, नीचे भी बीम, सॉरी टेंशन फोर्सेस हैं, नीचे भी हैं। अब ये मीन्स के रीइंफोर्समेंट यूज की गई है। अब इनमें थोड़ा सा फर्क है। अब ये जो नीचे वाला फेस होता है इसको टेंशन फेस बोलते हैं, ऊपर वाले को कंप्रेशन फेस बोलते हैं। अब जो ये इसकी वो जो है एरिया ऑफ स्टील होता है उसको AS से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंशन फेस का जो एरिया स्टील होता है। लेकिन जो कंप्रेशन फेस का एरिया होता है इसको AS प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी?
अब इसकी डायमेंशन विड्थ बी है, एच जो है टोटल थिकनेस है सेक्शन की, डी जो है वो है इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ जो होती है वो टॉप फेस से रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक होती है, ठीक है, ये है इफेक्टिव डेप्थ। अब यहाँ पे आपके पास टी सेक्शन है, ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, ये वाला वो डबली रीइंफोर्स्ड था, ये सिंगली रीइंफोर्स्ड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब इसमें यही रीइंफोर्समेंट है, इसके सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस जो है वो डी है, टोटल डेप्थ इसकी एच है। अब टॉप फेस से न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो लाइन है ये वाली, टॉप फेस से न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है, चेक करना है, नहीं सर नहीं लगा। लाइक किया सर। अब ये टॉप फेस से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस जो है उसको सी से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल सी या के डी, दूसरे वर्ड में के डी आगे हमें फर्दर यूज करना ट्रिक, सो टेक इट इन नोट, आगे फर्दर डिस्कस करने में क्या तो रहा हूँ। ये के डी है, ठीक है। अब यहाँ से इसका लीवर आर्म है, ये है टी बीम, अब ये है टी बीम। अब टी बीम में जो ये चीज वेब कहलाती है, इट इज कॉल्ड वेब, ठीक है। अब वेब की थिकनेस है बी डब्ल्यू से। अब ये रीइंफोर्समेंट है, इनके सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस जो है वही इफेक्टिव डेप्थ, ये फ्लैंज कहलाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है जी। अब फ्लैंज की विड्थ बी है और ये थिकनेस जो होती है फ्लैंज की, इसको एच एफ कहते हैं, फ्लैंज थिकनेस। अब ये सारी की सारी नोटेशन और कुछ फर्दर नोटेशंस जो हैं वो सारी यहाँ पे लिस्ट जो है दी गई हुई है कि कौन सी चीज़ क्या है इसमें। मसलन एप्सिलॉन वाई क्या है, ई सी क्या है, ई एस क्या है, मैं कर देता हूँ सर। छोड़, मैं कर देता हूँ सर, इसे करता हूँ। ओके, अब जो है ये सारी लिस्ट ऑफ सिंबल्स है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं क्या सिंबल्स सारे सारे इसमें रिप्रेजेंट किए हुए, ठीक है जी। सर ये बीम के ऊपर वाला हिस्सा फ्लैंज के नीचे क्या था सर? वेब ये दो स्लाइडें पढ़ के फिर ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये दो स्लाइडें जस्ट, अब ये क्रैक्स इन बीम, ये तीन टाइप से मेजर क्रैक्स डेवलप होते हैं। प्योर फ्लेक्सुरल क्रैक्स, ये आप चेक कर सकते हैं क्रैक्स कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, प्योर शियर क्रैक्स और उसके बाद फ्लेक्सुरल शियर क्रैक्स। अब प्योर फ्लेक्सुरल क्रैक्स सिंपली लोडिंग अप्लाई करते हैं, बेंडिंग होती है, बेंडिंग में से ऑफ कोर्स क्रैक्स डेवलप होते हैं। क्रैक्स क्यों डेवलप हो रहे हैं, काजेस कुछ भी हो सकती हैं, बट द पॉइंट इज कि ये फेस जो है ये दे आर गोइंग इन टेंशन, यू सी कि ये फेस जो है ये टेंशन में जा रहा है। ओह शिट, फिर गया। क्लियर जी। अब यहाँ पे ये पार्ट जो है वो टेंशन में जा रहा है, पार्टिकल्स दूर जा रहा है, सेपरेट हो रहे हैं। कंक्रीट में टेंशन कम होती है, अब जब पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं तो कंक्रीट साथ छोड़ देते हैं एक दूसरे का पार्टिकल्स। सर तो कंप्रेशन में सर तो नजदीक आ रहे हैं सर, वहाँ कोई क्रिट मैदान में होगा सर, करीब आ रहे हैं, करीब ऐसे कुछ होता है। सो मीन्स सेपरेशन यहाँ पे हो रही है ना, जब दूर जा रहे हो सेपरेशन कहलाती है। सॉरी सर ये आज तक खरीद नहीं किया, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। वही रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, फॉर द प्योर वेब शेयर क्रैक्स, अब इसमें ये होता है नॉर्मली ये स्पोर्ट्स के करीब से डेवलप होते हैं क्योंकि शेयर फोर्सेस मैक्सिमम होती ही स्पोर्ट्स पे है। आपने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स ड्रॉ की होंगी। अब शेयर फोर्स स्पोर्ट्स पे होती है, इट्स नॉट ओनली वंस टाइम आई सी यू, बट जो भी है इट्स नॉट, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, दैट्स द पॉइंट, माय पॉइंट। जो भी करे इट्स नॉट माय कंसर्न, माय पॉइंट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, दैट इज माय कंसर्न, सो प्लीज पे अटेंशन। अब shear stress is maximum at the faces or supports, so
अब जो shear cracks है, they are developed purely because of shear. ये साथ में नीचे लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, आप पढ़ सकते हैं, अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी नहीं कर रहा। अब ये cracks नॉर्मली 45 डिग्री के एंगल पे more or less होते हैं, और इस होते हैं। मैं बड़ा क्रेजी होता था कि यार कैसे होता है ये एंगल, कैसे नहीं करते होता है। फिर मैंने देखा एक बार हमारी यूनिवर्सिटी में इतने उन्होंने बीम कास्ट कर रखे, फिर इसके ऊपर क्रैक्स भी बने हुए, फिर उन्होंने निशाने भी लगाई हुई, मार्किंग लगाई हुई, एंगल साथ में प्रोटेक्टर से ड्रा किए हुए। देन आई थिंक ये होता है काम। सो यू आल्सो थिंक ये होता है? सॉरी, ठीक करे वेट अ मिनट प्लीज। वो पिक्चर तो मैं जिसमें यूज ऐसा कभी जाऊंगा या किसी को कहूँगा देखते हैं, यही हो सकता है। अभी तो मेरे पास नहीं है। ओके, अब ये वेब शेयर क्रैक्स है, नॉर्मली उस स्पोर्ट से शुरू होते हैं। दूसरा ये फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक्स, ये भी शेयर से ही वजह से होते हैं, शेयर एंड बेंडिंग मोर और लेस, लेकिन ये समवेयर अवे फ्रॉम द मीन के प्योरली उस बॉटम पे स्टार्ट नहीं होते, क्या नाम है, फेस से स्टार्ट नहीं होते, जहाँ से फेस स्टार्ट होता है बीम का, थोड़ा सा दूर स्पोर्ट से, और इनकी कोई एंगल पैटर्न स्पेसिफिक नहीं होता, दे कैन गो फॉर एनीथिंग। सो ये थोड़ी सी क्रैक्स है। फ्लैक्चर ओके, अब इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ, यही साइड इसके बाद ब्रेक करेंगे। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है, अब इसका एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड ये है कि हम इसको दोनों साइड, उसके अंदर दोनों साइड से वो करें, खींचें, जो भी टेंशन अप्लाई करें फोर्सेस। इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इट मेक क्रश हेयर, इट्स कंक्रीट, वो यहाँ से क्रशिंग हो सकती है, फिर दूसरा जब खींचेंगे तो यहीं से भी टूट सकती है। सो दैट्स नॉट वेरी रिलायबल वे। Direct method is not very reliable, so they choose the indirect method. So indirect method में first of all split cylinder test. अब ये है split cylinder test. अब इसमें क्या है, ये पूरा सिलेंडर है, उसको कंप्रेशन टेस्ट में तो वर्टिकल रखते हैं, जब कंप्रेशन टेस्ट करते हैं सिलेंडर का उसको वर्टिकल में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको इस फेज में, इस शेप में रख देते हैं। अब इसमें लोडिंग अप्लाई करते हैं, ये इसका फार्मूला है, ये सारी डायमेंशन जब हम मशीन से अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कौन कौन सी चीज़ें, तो हम यहाँ से इसका उसकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड कर लेते हैं। दूसरा वे हमारे पास 2 पंच टेस्ट है। अब 2 पंच में क्या है, यहाँ पे एक पंच करते हैं, यहाँ पे एक पंच करते हैं और ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं। अब पंच कैसे अप्लाई करते हैं कि यही शेप आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक इस साइड से, एक वो स्टील का जो चीज़ होती है, जिस तरह कहते हैं नहीं, क्या नाम है, छेनी नहीं होती, एक थोड़ी सी डब्बे वाले वो यहाँ पे समटाइम जब बर्फ तोड़ते हैं उनके पास एक सुहा सा नहीं होता, उस शेप का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, मीन कि वो उधर से भी और साइड से भी दोनों से करते हैं, फिर ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, फिर उसके ऊपर क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं टॉप सरफेस के ऊपर। सो उन चीज़ों से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब उसके लिए यही फार्मूला इसका लिए, क्रशिंग लोड जो जितना होता है ना, उसमें क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं।